ठीक है, अब ये चैप्टर नंबर 4 को हम शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस। इस चैप्टर के अंदर तकरीबन हम काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक कोट लिखी हुई है। इस कोट को पहले मैं आपको समझा दूँ कि यू ऑफन हेयर पीपल से दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज हैज़ अ 3 year half life. Half of what you need to know today will be obsolete within 3 years. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने अक्सर ये सुना होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो लाइफ है वो 3 या 3.5 साल होती है। उसके बाद जो है वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, नई चीज़ें उनकी जगह को ले लेती हैं। इन द डोमेन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की टर्म्स के अंदर ये बात अगर देखी जाए तो ये बिल्कुल सही है। ये सही किस तरह है कि अगर आपने देखा हो कि पहले सी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते थे, फिर सी प्लस प्लस उसकी जगह आ गई, फिर उसके बाद जावा ने ले ली, उसके बाद सी शार्प, पाइथन और अब पता नहीं क्या क्या अलग अलग टेक्नोलॉजीज आपके पास आ गई हैं। तो जो सी और सी प्लस प्लस का जो कॉन्सेप्ट था लोगों का वो ऑब्सोलीट होता जा रहा है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है खत्म होता जा रहा है। तो ये बात अगर टेक्नोलॉजी की टर्म्स के अंदर देखी जाए तो ये तकरीबन सही बात है कि आपके पास एक चीज़ 3 या 3.5 साल के बाद ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाती है, और उसकी जगह पर एक नई चीज़ आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिस तरह हमने चेंज की बात की थी तो ऑब्वियसली चेंज आपके पास आता ही रहता है एक टेक्नोलॉजी के टर्म्स के अंदर। बट देयर इज अनदर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज आपके पास और है, a kind that I think of as software engineering principles, जिसको आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का नाम यहाँ पर दे रहे हैं। That does not have a 3 year life। ठीक है, इसकी कोई 3 year लाइफ यहाँ पर नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी के टर्म्स के अंदर बात करें तो टेक्नोलॉजी की एक लाइफ यहाँ पर इन्होंने डिफाइन की है 3 year या 3 या 3.5 साल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आपके पास एक ऐसी एजुकेशन है, एक ऐसा आपके पास नॉलेज है जिसकी कोई 3 3.5 साल लाइफ नहीं है, ये लाइफ टाइम आपके पास चलती है। द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आर लाइकली टू सर्व अ प्रोफेशनल ग्रामर थ्रू आउट हिज और हर करियर। ये जो प्रिंसिपल्स अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके पास 3 3.5 साल बाद खत्म नहीं होंगे, ये काफी टाइम से चल रहे हैं और काफी टाइम तक आगे फ्यूचर में भी ये चलने वाले हैं। ये कोट आपके पास स्टीव मैककॉनल की है। ये बुक में भी अगर आप देखेंगे तो आपको बुक के अंदर भी ये बात मिल जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी की टर्म्स के अंदर में भी आप जो चीज़ पढ़ेंगे वो 3 या 3.5 साल के बाद ख़त्म हो जाए, एब्सोल्यूट हो जाए, या उसकी जगह कोई और चीज़ आ जाए। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल काफ़ी लोगों ने एक अच्छे तरीके से प्री डिफाइंड तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो आपके पास वर्क प्रोडक्ट एक अच्छा आपके पास आएगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। इसके अंदर देखें दो दो तरह के प्रिंसिपल्स काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस, और एक आपके पास प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस। प्रिंसिपल दैट गाइड प्रोसेस और प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस। अब इन दोनों में फर्क क्या है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। देखें, सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रोवाइड्स एवरीवन विद अ रोड मैप फॉर गेटिंग टू अ सक्सेसफुल डेस्टिनेशन। सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रिंसिपल जो भी हम पढ़ने वाले हैं ये क्या है, ये बेसिकली आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करेंगे, आपको एक नक्शा प्रोवाइड करेंगे कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर किस तरह पहुंचेंगे। ठीक है, और सॉफ्टवेयर दैट गाइड प्रैक्टिस, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे कि आपको किस तरह अपने प्रोडक्ट को लेकर चलना है, कहाँ पर आपको अपनी चीज़ों को फास्ट रखना है, कहाँ पर आपने अपनी चीज़ों को स्लो रखना है। यानी ये बेसिकली आपका एक्सपीरियंस है, आपका तजर्बा है कि आप यहाँ पर, और सिंपल टर्म्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो प्रैक्टिस एक्चुअल में आपकी डेवलपमेंट वाली चीज़ों को ये कह रहे हैं, और सॉफ्टवेयर प्रोसेस आपको जो भी आप अपना फ्रेमवर्क वगैरह चूज करेंगे उस वक्त के जो, यानी जो आपका ये प्लानिंग वाला जो फेज होता है जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं या दूसरी चीज़ें कर रहे होते हैं, वो ये उस वक्त के प्रिंसिपल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर दैट गाइड प्रैक्टिस आपकी एक्चुअल डेवलपमेंट साइड की चीज़ों की बात कर रहे हैं। इसको और ज़्यादा सिंपल अल्फाज के अंदर अगर आप समझें तो अगर आप बाइक लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास सबसे पहले एक रोड मैप होना चाहिए जो आपके माइंड के अंदर बना हुआ होगा कि मुझे इस जगह से दूसरी जगह पर जाना है। ठीक है, ये आपका रोड मैप है, ये आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस है जिसके जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह पर
पहुंचेंगे। प्रैक्टिस आपके पास क्या है कि आपको पता होगा कि बीच के अंदर काफी सारे मेरे पास रोड ब्लॉक्स आएंगे, जंपर्स होंगे या कोई ब्रिज वगैरह आ रहा है। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई भी हैं, अगर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जब आप बाइक को स्टार्ट करके एक जगह से निकलना शुरू करेंगे तो अब आप प्रैक्टिस के अंदर आ चुके हैं। अब प्रैक्टिस में आपके पास जंपर्स भी आएंगे, आपके पास दूसरे मतलब कोई बंदा भी सामने आ सकता है, वहां पर आपको अपनी स्पीड स्लो करनी होगी, कहीं जाकर आपको अपनी स्पीड फास्ट करनी होगी, और बहुत सारी इसके अंदर चीजें आ सकती हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस बेसिकली आपका वो फ्रेमवर्क वाले फ्रेमवर्क को चूज करने के प्रिंसिपल्स हैं जो आप शुरू के अंदर करेंगे, और सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस, ये आपके पास आपकी डेवलपमेंट के टाइम की चीजें हैं जो आपको अपने माइंड के अंदर रखनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे ये अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर दैट गाइड प्रोसेस भी आर्ट है और सॉफ्टवेयर दैट गाइड प्रैक्टिस भी आर्ट है। ये भी आर्ट प्रिंसिपल्स हैं और ये भी आर्ट प्रिंसिपल है। सॉरी, मैंने सॉफ्टवेयर बोला अभी। प्रिंसिपल दैट गाइड प्रोसेस और प्रिंसिपल दैट गाइड प्रैक्टिस दोनों आर्ट है। ठीक है, अब प्रिंसिपल दैट गाइड प्रोसेस को हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है बी अजाइल। आपको क्या है कि आपको अजाइल बनना है। आपको जो भी चीज आप चूज कर रहे हैं, वेदर द प्रोसेस मॉडल यू चूज इज प्रिस्क्रिप्टिव और अजाइल, सबसे पहला काम है कि आपको कोई एक अजाइल प्रोसेस चूज करना है ताकि आप चेंज को अच्छे से मेंटेन कर सकें। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है क्योंकि हम अजाइल डेवलपमेंट के ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला प्रिंसिपल गाइड प्रोसेस का ये कहता है कि आपको अजाइल होना है, यानी आप जो भी फ्रेमवर्क वगैरह चूज कर रहे हैं, जो भी आप यानी या तो आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल या स्पाइरल मॉडल या इस तरह के जो अजाइल मॉडल्स हैं उनको आप चूज करें, यानी आपने अजाइल होना है, ऐसी चीज को अपनाना है जो आपके पास चेंज को रिस्पॉन्ड कर सके। दूसरी चीज, फोकस ऑन क्वालिटी एट एवरी स्टेप। यहाँ पर एवरी स्टेप से क्या मुराद है कि आपने जब प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद जब आप डिजाइनिंग करेंगे, उसके बाद जब आप मॉडलिंग वगैरह करेंगे, तो यहाँ पर बात हो रही है कि आपको हर स्टेप के ऊपर क्वालिटी को मेंटेन रखना है कि जो वर्क प्रोडक्ट एट द एंड आपको मिलेगी, क्या वो इस काबिल है कि वो बंदे उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो आपको हर स्टेप के ऊपर क्वालिटी को दिमाग में रखना है कि जो भी काम आप करते जाएंगे उसके साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल आपके पास कहता है बी रेडी टू अडाप्ट। अडाप्ट का मतलब है किसी चीज को अपनाना। ठीक है, तो आपको रेडी रहना है कि अगर आपके पास कोई भी चीज आ जाए, किसी भी प्रॉब्लम की कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय द प्रॉब्लम, द पीपल एंड द प्रोजेक्ट इटसेल्फ, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ जाए तो आप उसको अडाप्ट करें। कि ऐसा नहीं हो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आप बोले कि यार अब मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पर आकर फंस गया हूँ, मेरे वक्त तो कोई चीज समझ में नहीं आ रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने माइंड सेट को तैयार रखना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके हिसाब से ही चल रही हो सकता है कोई बंदा आपको छोड़कर चला जाए, आपका एक जो सबसे अच्छा डेवलपर था वो छोड़कर चला गया, या कोई नया बंदा आ जाता है जो आपके माइंडसेट के दिमाग से काम नहीं कर रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो आपको चीजों को इस तरह रखना है कि आप रेडी हो हर किस्म की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको एक इफेक्टिव टीम बनानी है। बिल्ड अ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम दैट हैज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो भी आपके पास टीम मेंबर्स हैं काम करने वाले, उनके बीच में आपस के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। उनके जो माइंड सेट है वो आपस के अंदर मिलने चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि मैं एक जगह पर काम कर रहा हूँ और मैं अपने काम को दूसरों से छुपा रहा हूँ, कि मैं जो काम में कर रहा हूँ वो उसको कहीं पता ना चल जाए कि इसकी वजह से मेरा नाम थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, जो भी मेरा क्लाइंट है उसके नज़र में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस के अंदर आपका म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए पूरी टीम के अंदर। अगर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है तो फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी नहीं होगी। कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो जो भी वर्क प्रोडक्ट बनेगी वो कभी भी अच्छी नहीं बन सकती है। ठीक है, तो आपको एक इफेक्टिव टीम बनानी है, ये चौथा प्रिंसिपल है। उसके बाद पांचवा प्रिंसिपल आपको कह रहा है एस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन लिखा हुआ है ये टीम के बीच की कम्युनिकेशन की बात नहीं है, बल्कि ये कम्युनिकेशन क्लाइंट और आप डेवलपर्स के बीच की बात है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इस तरह के मैकेनिज्म क्रिएट करने हैं। आप मे बी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है किसी तरह, तो फिर आप ऑनलाइन चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करें, व्हाट्सएप के थ्रू, स्काइप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। यानी आपके पास मैकेनिज्म होने चाहिए कि जिनके ज़रिए आप अपने कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। नॉर्मली जब फ्रीलांसिंग वगैरह की जा रही होती है ना, आजकल काफ़ी सारे लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे होते हैं और जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो आउट ऑफ द कंट्री होते हैं, यानी कोई अमेरिका का होता है, कोई कहाँ का होता है, कोई कहाँ का होता है, तो उनसे हम फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। तो फिर बीच में हमें कुछ इस तरह के मैकेनिज्म लेने होते हैं। या तो हम यहाँ पर टेक्स्ट के थ्रू बात कर रहे होते हैं, लेकिन टेक्स्ट के थ्रू भी बात उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती जितनी लाइव कॉन्वर्सेशन में हो रही होती। तो आपके पास कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। ये आपका 5वां प्रिंसिपल है। उसके बाद छठा प्रिंसिपल आपको कह रहा है कि मैनेज चेंज mechanism must be established to manage the way changes are requested, assessed, approved and implemented. जो भी चेंज आपके पास एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग या उसके बाद भी आ रहे हैं, तो आपके पास मैकेनिज्म इस तरह के, यानी आपको प्लानिंग ही इस तरह करनी है कि आप अपने चेंज को, जो भी आपके पास आ रहे हैं, उनको इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। यही वजह थी कि हमने शुरू के अंदर जो पहला प्रिंसिपल था वहाँ पर हमने एक अजाइल फ्रेमवर्क को यूज किया था। ठीक है, तो छठा प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। उसके बाद एसेस रिस्क आपके पास आ रहा है प्रिंसिपल नंबर 7। इसके अंदर क्या है, लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग एज सॉफ्टवेयर इज बीइंग डेवलप्ड। सॉफ्टवेयर को बनाते हुए बहुत सारी चीज़ें आपके पास गलत तरीके से भी हो सकती हैं। ऐसा हरगिज नहीं होता कि जैसा आप चाह रहे हैं हर वक्त काम उसी तरह चल सके। इट इज एसेंशियल दैट यू एस्टेब्लिश अ कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी प्लान यानी अगर आपके पास 2 या 3 प्लान होना चाहिए कि अगर आप एक प्रॉब्लम आपके पास आ रही है तो प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपके पास एक सेकंड प्लान, बैकअप प्लान आपके पास मौजूद होना चाहिए। रिस्क को आपने मैनेज करना है। रिस्क को मैनेज करने के बारे में हमने स्पाइरल मॉडल में भी बात की थी कि जरूरी नहीं है कि जिस तरह आप चीज़ों को चाह रहे हैं वैसे ही हो। आपके पास बड़े प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर खतरा ज़्यादा होता है। मे बी आपके पास कोई स्टेक होल्डर जो आपके इन्वेस्ट कर रहा है आपके पास पैसे, वो आपके प्रोजेक्ट को छोड़ देता है, तो फिर ये भी एक तरीके का रिस्क है। आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो वर्क प्रोडक्ट टाइम देने के बाद आपके पास हाथ में आएगी, क्या वो इस वर्थ की होगी कि जिसके लिए आप इतना ज़्यादा अपना टाइम लगा रहे हैं। मे बी आपका वो टाइम आप कहीं और कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको रिस्क मैनेजमेंट के अंदर समझनी होती हैं। आपको अपनी बहुत सारी चीज़ों को, यानी सिर्फ एक ही प्लान के ऊपर आपने काम नहीं करना है। आपके पास 2 या 3 प्लान होने चाहिए कि अगर ये काम इस तरह इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है तो फिर ये मैं इस तरह करने की कोशिश करूंगा, अगर इस तरह भी नहीं होगा तो मैं किसी और तरीके से करने की कोशिश करूंगा। ये आपके पास कंटिजेंसी प्लान्स होते हैं जो आपके पास हंगामी सूरत के अंदर, अगर आप इसकी डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब आएगा हंगामी सूरत हाल में। तो जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस वक्त ये कंटिजेंसी प्लान आपके पास काम में आएंगे। अच्छा, प्रिंसिपल नंबर 8 आपके पास क्या रहा है, क्रिएट वर्क प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड वैल्यू टू अदर्स। यानी आप कोई ऐसी चीज बनाएंगे जिसकी दूसरों की नज़र में कोई ना कोई वैल्यू हो। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज बना दें और मतलब वो कोई वो बंदा इस्तेमाल ही ना करे, यानी आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी एफर्ट भी वेस्ट होंगी और उसको कोई इस्तेमाल भी नहीं करेगा। तो ये 8 प्रिंसिपल्स हैं, आपको ये 8 प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने हैं। प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस, यानी जो भी आप यूज करने वाले हैं उनके अंदर आपने इन 8 बातों का ख्याल रखना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने से पहले। कि आप इनको दोबारा से एक क्विक रिव्यू में देख लेते हैं। बी अजाइल, यानी आपको कोई ना कोई अजाइल प्रोसेस मॉडल यहाँ पर इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपको फोकस ऑन क्वालिटी एट एवरी स्टेप, हर स्टेप पर आपको क्वालिटी को मेंटेन रखना है। थर्ड आपके पास है बी रेडी टू अडाप्ट, आपको तैयार रहना है। अगर कोई आपके पास चेंज आ रहा है तो आपने उसको रेडी रहना है कि ऐसा नहीं हो कि आप उस पर कंफ्यूज हो जाए। चौथा आपके पास है बिल्ड एन इफेक्टिव टीम, आपको एक इफेक्टिव टीम बनानी है अपने प्रोजेक्ट को डील करने के लिए। उसके बाद आपके पास है मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्लाइंट और डेवलपर्स के बीच में कम्युनिकेशन मैकेनिज्म होने चाहिए। थर्ड आपके प्रिंसिपल नंबर 6 आपके पास है मैनेज चेंज, आपके पास चेंज को मैनेज करने के मैकेनिज्म होने चाहिए। उसके अलावा एसेस रिस्क,
आपके पास कंटिजेंसी प्लान्स होने चाहिए कि एक चीज अगर इस तरह नहीं हो रही है तो आप उसको दूसरे तरीके से डील कर सकें। आखिर के अंदर आपके पास प्रिंसिपल नंबर 8 है कि आपने एक वर्क प्रोडक्ट ऐसी बनानी है जो दूसरों के लिए वैल्यू हो उसकी। ऐसा नहीं हो कि वो कोई बंदा आपकी वर्क प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही ना करे। तो ये जो प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं ये आप प्रिंसिपल दैट गाइड प्रोसेस, यानी आपके पास ये जो रोड मैप है, यानी जो आप फ्रेमवर्क वगैरह चूज कर रहे हैं उस वक्त आपके दिमाग के अंदर ये 8 बातें अच्छे से अपने दिमाग के अंदर रखने आपको जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वह भी कर ले। नो सर। क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है, तो इसको आगे लेकर चलते हैं। अब हमारे पास आ रहा है सॉफ्टवेयर दैट गाइड प्रैक्टिस, यानी अब आप ये समझ लें कि अब आपने डेवलपमेंट शुरू कर दी है एक तरीके से, और जिस वक्त आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उस वक्त आपके पास ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं ये काम आएंगे। इन ये जो अभी हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं ना, ये आपके पास इंतहाई काम के प्रिंसिपल्स हैं, और ये जो प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस है आपके चैप्टर का नाम भी इन 8 प्रिंसिपल्स के ऊपर ही रखा गया है, तो उनको ध्यान से आप देखिएगा। प्रिंसिपल नंबर 1 कहता है डिवाइड एंड कन्क्वर। ठीक है, एक चीज यहाँ पर कन्क्वर, और कुछ राइटर्स इसको यहाँ पर लिखते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न। तो इन दोनों को आप एक ही प्रिंसिपल कंसिडर करेंगे। डिवाइड एंड कन्क्वर भी कुछ राइटर्स लिखते हैं, कुछ राइटर्स इसको सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स लिख रहे होते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब ये है कि आप अपने काम को डिवाइड कर लेंगे अमंग टीम मेंबर्स, कि इस बंदे ने ये काम करना है, इस बंदे ने ये काम करना है। ऐसा नहीं हो कि आप एक ही बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाल दें। इससे क्या होगा कि आपका बर्डन जब एक बंदे के ऊपर होगा तो वो काम सही से नहीं कर पाएगा, और जब वो काम सही से नहीं कर पाएगा तो फिर आपका वर्क प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो डिवाइड एंड कन्क्वर, यानी आप अपने काम को अच्छे से डिवाइड करेंगे, मैनेज करके अपने काम को चलेंगे। और सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का भी मतलब ये है कि जिस बंदे का जो कंसर्न है वो उस बंदे को ही काम दिया जाए। ठीक है, तो प्रिंसिपल नंबर 1 बड़ा ही सिंपल सा है, डिवाइड एंड कन्क्वर, कि आप अपने काम को डिवाइड करें और उसको कन्क्वर कर लें। ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 2 आपके पास कहता है अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली आपने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ी होगी, ये उस तरह की एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है at its core an abstraction is a simplification of some complex element। आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, यानी आपके पास एक मुश्किल बात को बहुत ही सिंपल टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन करने का नाम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन है। एक मुश्किल बात को सिंपल टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन करने का नाम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन है। अगर आप अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं तो क्लाइंट को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मे बी वो टेक्नोलॉजी आपकी जो टर्म्स है जो आप अपने पास इस्तेमाल करते हैं एज सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो उसको समझ में ना आए। तो आपने क्या करना है, एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। आपने कुछ इस तरह की लाइंस को या इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करना है कि वो आपके क्लाइंट को बहुत आराम से समझ में आ सके। एक मुश्किल बात को बहुत ही सिंपल टर्म्स के अंदर आपने यहाँ पर लिखना है। इसको अगर हम कोडिंग की टर्म्स के अंदर देखें तो आपके पास ये इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास एक प्रोग्राम बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड के अंदर चल रहा है, यानी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, और आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दें, यानी आप उसको बहुत ही सिंपल टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करके अगर आप चला सकें। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम आपके पास 10 लाइन ऑफ कोड के अंदर चल रहा है, तो आप उसको कम से कम जितना कर सकते हैं, जितना सिंपल कर सकते हैं, आपने उतना उसको सिंपल करना है। अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि मुश्किल चीज़ को सिंपल करके आपने प्रेजेंट करना। ठीक है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। थर्ड प्रिंसिपल ये कहता है कि स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी शायद आप लोग डेटाबेस में पढ़ चुके होंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब अगर आप उर्दू में इसको देखें तो इसका मतलब होता है तसलसल, यानी एक ही जैसी चीज को आपने कंटिन्यू करना है आगे। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि एक ही जैसी चीज को आपने आगे कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, आपने वेबसाइट का एक पेज अलग तरीके से डिजाइन किया है और दूसरा पेज वो बिल्कुल ही अलग तरीके से डिजाइन किया है, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं होती है।
इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। नॉर्मली इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो फेल हो जाते हैं, जिनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आप अभी ये LMS देखें तो LMS के अंदर भी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। ये काफ़ी अच्छा आपके पास एक इंटरफेस आपको मिलेगा कि हर जगह पर आपको एक ही तरह के ऑप्शंस नजर आएंगे। ऑप्शंस वो डिफरेंट है, लेकिन उनका जो डिजाइनिंग है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो तब काफी कंसिस्टेंट है, यानी वो सिमिलर आपको लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा LMS में रहते हुए कि मैं किसी और सिस्टम के अंदर आ गया। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि आपने एक ही जैसी डिजाइनिंग को इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज को क्रिएट करना है। अब फेमिलियर कॉन्टेक्स्ट, फेमिलियर से मुराद ये कि यूजर जब आपके सिस्टम में आए तो उसको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर मैं पहले भी आया था और ये सेम उसको इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप अलग अलग चीज़ों को बनाएंगे तो उसको आपके पेज नंबर 1 को अलग तरीके से वो इस्तेमाल करेगा, पेज नंबर 2 को वो अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा। इस तरह उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और इस तरह के प्रोजेक्ट को, इस तरह के सिस्टम को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब फिर मैं बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक ही जैसी चीज की, एक ही जैसी चीज। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक ही जैसे डिजाइन को फॉलो करें ताकि वो आपका कंसिस्टेंट रहे और वो आपका प्रोजेक्ट अच्छा भी यूजर के नजर में रहेगा। उसके बाद फोकस ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपका जो इंफॉर्मेशन है वो एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जब ट्रांसफर हो रही है तो वो किस फॉर्म के अंदर दूसरे पेज के ऊपर शो होगी। पे स्पेशल अटेंशन टू द एनालिसिस, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ इंटरफेस। ये चीज आपकी मेनली ना एनालिसिस और डिजाइन वाले फेज के अंदर आपको यहाँ पर ये दिमाग के अंदर रखनी होती है कि एक जब आप की इंफॉर्मेशन एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जा रही होगी। ये शायद आप लोग अगर PHP वगैरह कर रहे हैं तो PHP के अंदर आपने ये चीज देखी होगी कि जब आप एडिट या डिलीट, वो जो मैंने आपको प्रोटोटाइप में भी करवाया था कि एक पेज से जब हम किसी एक प्रोडक्ट को एडिट कर रहे थे तो वो जब हम एडिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हम वहां से उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डेटा लेकर दूसरे पेज की तरफ जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि वो जब आप दूसरे पेज के ऊपर लेकर जा रहे हैं तो वो दूसरे पेज पर किस तरह अपेयर होगा, किस तरह वहाँ पर उसको यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली एनालिसिस, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के टाइम के ऊपर ही आपको मेंटेन करनी होती हैं कि ये किस तरह आप अपने ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन को एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है प्रिंसिपल नंबर 5, बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट एग्जिबिट इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रिंसिपल नंबर 5 है ये बहुत ज्यादा सिमिलर है आपके प्रिंसिपल नंबर 1 से, डिवाइड एंड कनकोर के। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिवाइड एंड कनकोर प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आप अपने काम को डिवाइड करें अमंग टीम मेंबर्स, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको कह रहा है मॉड्यूलरिटी के अंदर आप अपने काम को करेंगे बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट एग्जिबिट्स इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी, यानी आप अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को की फॉर्म के अंदर डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, कैलकुलेटर के अंदर आप मेनली 4 तरह के ऑपरेशंस करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो प्लस को आप एक मॉड्यूल कंसिडर करें, माइनस को एक अलग मॉड्यूल कंसिडर करें, मल्टीप्लाई को अलग और डिवाइड को अलग मॉड्यूल कंसिडर करें। तो पहले आप सिर्फ और सिर्फ जो काम करेंगे वो प्लस वाले मॉड्यूल के ऊपर करें, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आप दूसरे वाले मॉड्यूल के ऊपर नहीं जाएंगे। तो आपने मॉड्यूल्स बनाकर, यानी आप अपने काम को यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 के अंदर आप अपने काम को डिवाइड कर रहे थे अमंग टीम मेंबर्स, यहाँ पर आप अपनी कोडिंग को या अपने जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसको यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म्स ऑफ मॉड्यूल। मिसाल ले लेते हैं कि आप अपने जैसे बहुत सारे लोग अभी इन्वेंटरी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे, तो इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर भी काफ़ी सारे मॉड्यूल्स पर आप काम कर सकते हैं। होने के बाद क्रिएट आइटम्स एक अलग मॉड्यूल आपने कंसिडर कर लिया है, और दूसरा आपके पास था बिल क्रिएट करना, ये आपके पास एक अलग मॉड्यूल काउंट हो जाएगा। रिपोर्ट के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपका एक अलग मॉड्यूल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने काम को डिवाइड कर दिया है ताकि आप उसको आराम से कर सकें। अगर आप मॉड्यूल्स को कंसिडर करके काम नहीं करते हैं, आप एक ही फ्लो के अंदर एक ही मतलब प्रोजेक्ट को समझकर काम कर रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है दिमाग, चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही होती हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ बढ़ जाती है। जब आप मॉड्यूल्स बना देते हैं तो आपको सिर्फ ध्यान में होता है कि पहले मुझे आइटम्स पर ही काम करना है।
तो जब तक आप आइटम्स को पूरा नहीं कर लेंगे आप दूसरे मॉड्यूल की तरफ नहीं मूव करेंगे। जब आपका आइटम्स वाले सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप सेकंड मॉड्यूल पर जाएंगे। जब आपका सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा फिर आप थर्ड मॉड्यूल के ऊपर जाएंगे। तो इन दोनों को आप कंबाइन मत कीजिएगा। डिवाइड एंड कन्कर आपके पास काम को डिवाइड करता है अमंग टीम मेंबर्स। और प्रिंसिपल नंबर 5 बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट एग्जिबिट इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी, ये आपके पास आपके काम को डिवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, फिर वो मॉड्यूल्स आप डिफरेंट टीम मेंबर्स को दे सकते हैं कि ये मॉड्यूल आपने काम करना है, ये मॉड्यूल आपने काम करना है, वो अलग बात है। लेकिन प्रिंसिपल नंबर 5 के अंदर आप अपने होल कोडिंग को मॉड्यूल्स के फॉर्म के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 6 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लुक फॉर पैटर्न। अब देखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं इन टर्म्स ऑफ कोडिंग आप कह लें, इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग आप कह लें, इन टर्म्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग आप कह लें। तो ये जो प्रॉब्लम आपके पास आएगी, आप दुनिया के पहले बंदे नहीं होंगे जो जिसको आपको ये प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी पड़ रही है। इस तरह की प्रॉब्लम दुनिया में काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम ये फेस की होगी काफी सारे लोगों ने। तो आप उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पढ़ें कि उसको भी ये प्रॉब्लम फेस हुई थी तो उसने क्या मतलब स्टेप लिए थे जिसकी वजह से वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ गया था। और मैं भी अगर उसके स्टेप को यहाँ पर फॉलो करूँ, उसके पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करूँ तो मैं भी इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता हूँ। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक आपने नाम सुना होगा स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो बेहतरीन वेबसाइट है जिसके अंदर काफी सारे लोग अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर दे रहे होते हैं और उसके अंदर काफी सारे लोग फिर इसके सॉल्यूशन भी बता रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको आप इस तरह करेंगे तो ये होगा, इस तरह करेंगे तो ये होगा। तो आपने जो प्रीवियस लोगों को की जो चीजें होती हैं, प्रीवियस लोगों ने जो काम किया हुआ होता है उसको यहाँ पर देखें। इससे आपके काम को बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी और आपके जो 100% एफर्ट्स आपकी लग रही है वो 10 to 20% एफर्ट्स पर आप आ जाएंगे अगर आप दूसरे लोगों के काम को देखेंगे। देखें यहाँ लिखा हुआ भी है, द गोल ऑफ पैटर्न विद इन द सॉफ्टवेयर कम्युनिटी। सॉफ्टवेयर कम्युनिटी क्या, जैसे स्टैक ओवरफ्लो है, ये आपकी एक सॉफ्टवेयर कम्युनिटी है, वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप को साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद वो अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पर पोस्ट करते हैं, फिर काफ़ी सारे लोग जो वहाँ पर ऑलरेडी यूजर हैं वो उनके जवाब वहाँ पर दे रहे होते हैं। तो वहाँ पर बहुत आराम से, मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कई जगह पर कोडिंग के अंदर प्रॉब्लम होती थी तो गूगल पर जवाब करेंगे तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ना वो ज़्यादातर स्टैक ओवरफ्लो नाम से कम्युनिटी बनी हुई है। स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर आपको उसके आंसर मिल जाते हैं। तो क्रिएट अ बॉडी लिटरेचर टू हेल्प सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रिजॉल्व रिकरिंग प्रॉब्लम्स एनकाउंटर थ्रू आउट ऑल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। रिकरिंग प्रॉब्लम से मुराद क्या है यहाँ पर, रिकरिंग प्रॉब्लम जो बार बार आपको प्रॉब्लम आई, मुझे प्रॉब्लम आई, कल को वो प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है, कल को वो प्रॉब्लम किसी और बंदे को भी आ सकती है। तो सेम प्रॉब्लम बार बार जो आ रही है उसको आप रिकरिंग प्रॉब्लम कह रहे हैं। रिकर्जन वगैरह जो हम पढ़ते हैं ना, जो सेल्फ अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, ये लफ्ज उससे निकला है, रिकरिंग प्रॉब्लम। तो आपके पास एक बॉडी ऑफ लिटरेचर होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास काफी सारी बनी हुई चीजें मौजूद हों जिनके जरिए लोग अपने आप के अपने कामों को आसानी से कर सकें। ठीक है, तो लुक फॉर पैटर्न यानी प्रीवियस लोगों के काम को आप देखें जिनकी मदद से आपका काम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। यहाँ पर पैटर्न्स को देखने का एक अच्छा बेनिफिट ये भी होता है कि मे बी आप एक काम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से कर रहे हों और वही अगर आप पैटर्न्स को देखकर करेंगे यानी दूसरे लोगों की टेक्निक्स को देखकर करेंगे तो मे बी वो काम आपका बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हो जाए और आपके कंप्यूटर पर, आपके मशीन के ऊपर बर्डन भी उससे कम पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो आपने दूसरों के फुटप्रिंट्स को, दूसरों के पैटर्न्स को देखकर ही अपने काम को आगे करना। प्रिंसिपल नंबर 7 ये कहता है कि व्हेन पॉसिबल रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर पॉसिबल है तो आप अपनी प्रॉब्लम को और उसके सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करें। देखें, आप एक टीम है, एक टीम के अंदर 7 या 8 बंदे हैं, आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पास एक प्रॉब्लम आती है। अब आपने उस प्रॉब्लम के 2 या 3 या 4 पॉसिबल सोल्यूशन निकाले कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें ये आउटकम मिलेगा, दूसरा काम करेंगे तो हमें ये आउटकम मिलेगा, तीसरा काम करेंगे तो हमें ये आउटकम मिलेगा। इस तरह करके आपके पास फिर जो दूसरे बंदे आपके पास टेबल पर मौजूद होंगे या जो भी आपके पास कॉन्वर्सेशन में होंगे
वो भी अपने अपने पॉइंट्स को रखेंगे कि ये काम हमें ऐसा करना चाहिए, ये काम इस तरह करना चाहिए। जब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पास सॉल्यूशन बहुत अच्छा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए प्रिंसिपल नंबर 7 ये कहता है कि आप अपने प्रॉब्लम को और उसके सॉल्यूशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करें, उनको शेयर करें आपस में, ताकि आपके पास एक अच्छा सॉल्यूशन आ सके। और प्रिंसिपल नंबर 8 ये कहता है रिमेंबर दैट समवन विल मेंटेन द सॉफ्टवेयर। आपने एक सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बना लिया है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर चलेगा किस तरह, उसको मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई बंदा होगा जो उसको मेंटेन कर रहा होगा। सॉफ्टवेयर ऐसे ही नहीं चल जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि उसको आगे चलकर मेंटेन करना होगा, उसके अंदर कोई एडिशन डिलीशन वगैरह करनी होगी, या उसके डेटाबेस के अंदर समटाइम्स कुछ चेंज करना पड़ जाता है। तो कोई ना कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो आपके ओवरऑल सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहा होगा। तो एक क्विक ये 8 प्रिंसिपल हो चुके हैं प्रैक्टिस के, इसको एक दफ़ा क्विकली देख लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 कहता है डिवाइड एंड कनकोर, कि अपने काम को डिवाइड करें और उसको कनकोर करें इन टर्म्स ऑफ टीम मेंबर्स। ठीक है, दूसरा वाला आपको कह रहा है, दूसरा प्रिंसिपल कह रहा है अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि आपने एक कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलेस्ट टर्म्स के अंदर अपनी बात को एक्सप्लेन करना है ताकि वो आसानी से समझ में आ सके। कॉम्प्लेक्स बात को सिंपल अल्फाज के अंदर समझाना है। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल आपको कह रहा है स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी। आपने एक ही जैसी चीज के लिए कोशिश करनी है कि एक ही जैसा आपके पास इंटरफेस हर जगह पर नजर आए। ठीक है, चौथा पॉइंट कह रहा है फोकस ऑन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर हो रही है वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल या वन पेज टू अनदर पेज, तो उसको ऊपर भी आपने फोकस करना है कि वो एक पेज से दूसरे पेज पर किस तरह मूव करेगी, या दूसरे पेज पर आने के बाद वो किस तरह रिप्रेजेंट की जाएगी। प्रिंसिपल नंबर 5 आपके पास ये कहता है कि बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट एग्जिबिट्स इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी। आपने अपने काम को मॉड्यूल्स की टर्म्स के अंदर ब्रेक करना है। जैसे अभी मैंने कहा कि आपने आइटम्स को एक अलग मॉड्यूल कंसिडर कर लिया है, ये बिल्स को आपने अलग मॉड्यूल कंसिडर किया है, रिपोर्ट को अलग मॉड्यूल कंसिडर किया है। तो इस तरह से आपके काम क्या होगा, एक आसान हो जाएगा, आपको समझने में भी आसानी रहेगी कि पहले मुझे इतना काम करना है, फिर मुझे इतना काम करना है, फिर मुझे इतना काम करना है। फिर इसके बाद लुक फॉर पैटर्न्स। आपने दूसरे लोगों को, जो लोग काम कर चुके हैं, उन लोगों के पैटर्न्स को देखकर अपने काम को आगे करना ताकि आप इफेक्टिवली काम कर सकें। सातवां प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को और उसके सोल्यूशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, और आठवां प्रिंसिपल आपके पास ये कहता है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो अभी हमने ये सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस हैं 8, इनको डिस्कस किया है, और इससे पहले अभी हमने प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस इनको डिस्कस किया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो कर लें। अच्छा, एक बात मैं फिर बता दूं कि जो आपकी असाइनमेंट है वो आपको वीक 1 में जाकर अपलोड करनी होगी। ठीक है, जो लोग कर चुके हैं वो लोग भी, जो लोग मुझे ईमेल कर चुके हैं वो लोग भी वीक 1 में जाकर अपने असाइनमेंट को दोबारा से सबमिट करेंगे वीक 1 में। और जो भी कोर्स मटेरियल्स होंगे वो मैं वीक 9 के अंदर जाकर अपलोड करूंगा। वीक 9 के अंदर जाकर आपने इन सबको देखना है। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन ओके हो सर। तो आप कर सकते हैं। सर 8 वाला रिपीट कर दे, लास्ट वन 8। कौन सा वाला? सर प्रिंसिपल दैट गाइड प्रैक्टिस का लास्ट 8 वाला। लास्ट 8 वाले के अंदर ये कह रहा है कि आपके पास कोई ना कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो आपके काम को मेंटेन करेगा, जो आपके सॉफ्टवेयर को मेंटेन करेगा। एक मिनट, हाँ ये वाला, रिमेंबर दैट समवन जी विल सर। मेंटेन द सॉफ्टवेयर। देखो ये होता है कि आपने सॉफ्टवेयर को डिलीवर तो कर दिया बनाने के बाद, लेकिन अब वहां पर भी कोई ना कोई मेंटेनेंस के लिए बंदा आपको चाहिए होगा जो सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठकर काम करेगा। तो आठवां प्रिंसिपल सिंपल है, सिर्फ आपके पास कोई ना कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करे, बस। और कोई? नो सर। क्लियर है सर।